नमस्कार, मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी में कौन कौन से पेपर होंगे उनके बारे में। तो बीए सेकेंड ईयर में ज्योग्राफी में जो पेपर होंगे वो है पहला है मानव भूगोल और दूसरा है संसाधन भूगोल। आज हम इस वीडियो में मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे और इसमें जो टॉपिक लिया है हमने वो है मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य, विशेष क्षेत्र। तो हम बात करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इस शब्द का, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। और पृथ्वी के ज्योग्राफी शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हम इसमें पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले सभी तथ्यों का अध्ययन करके उनके बारे में जानना, तत्पश्चात विश्लेषण करके उनका वर्णन करना ही मूल उद्देश्य है ज्योग्राफी शब्द का। प्रारंभ में बात की जाए तो भूगोल में केवल भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव एवं विकास व वितरण पर ही जोर दिया जाता था, परंतु समय के साथ साथ भूगोल का विशेष क्षेत्र भी बढ़ता गया और कई विद्वानों ने इसे आगे चलकर भूगोल को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। पहला भाग है भौतिक भूगोल और दूसरा भाग है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले बल, पृथ्वी तल, थल, स्थल, पृथ्वी के सौर संबंध और मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्राकृतिक तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि दूसरे भाग यानी मानव भूगोल में हम मानव प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों से किए गए संघर्ष व समायोजन के फलस्वरूप जिन भूदृश्यों का निर्माण किया है उनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। इसमें हम आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, कृषि भूगोल और मानव जाति भूगोल आदि का भी अध्ययन करते हैं। अब बात करेंगे हम मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल में हम किसकी स्टडी करते हैं वो हम देखते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी के तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण एवं उनके विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरणीय समायोजनों का अध्ययन है, अर्थात पृथ्वी तल पर पाए गए मानव समुदाय व उस मानव समुदाय जिस विशेष पर्यावरण में रहता है उनके बीच दोनों में आपसी क्या संबंध है व क्या समायोजन, क्या परिवर्तन है, उन सब की स्टडी हम मानव भूगोल में करते हैं। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करते हुए उसमें अपनी यथासंभव परिवर्तन करते हैं और इन परिवर्तनों तथा समायोजन के द्वारा जो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है उन सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के जनक अर्थात रैटजेल ने भी मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की एक प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी और जिस कारण रैटजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल का विकास विभिन्न भौगोलिक संप्रदायों में हुआ, अर्थात ज्योग्राफिकल स्कूल्स में हुआ। विभिन्न ज्योग्राफिकल स्कूल्स में जिनमें जैसे कि फ्रेंच ज्योग्राफिकल स्कूल, जर्मन स्कूल, ब्रिटिश स्कूल और अमेरिकन स्कूल, इनमें कई ज्योग्राफर्स हुए जिन्होंने कि मानव भूगोल के विकास के बारे में बताया। तो हम फ्रेंच स्कूल्स के बारे में बात करें तो इनमें कौन विद्वान थे? विडाल डी ला ब्लांश, जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिमांजिया। जर्मन स्कूल में कौन थे? रैटजेल, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। और ब्रिटिश स्कूल में थे मैकेंडर, जे फ्लेयर। और लास्ट है अमेरिकन स्कूल, तो इसमें थे ईसी सैम्पुल, हटिंगटन और ग्रिफिथ टेलर तथा कार्ल सावर। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की। इसमें जो प्रमुख भूगोलवेताओं ने दी है उनमें पहले लेते हैं हम सबसे पहले फ्रेडरिक रैटजेल को।
फ्रेडरिक रेटजर ने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने माना मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अर्थात रेटजर ने माना कि मानव भूगोल के दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण को उन्होंने केवल भौतिक दशाओं का योग माना है। रेटजर ने मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं देकर भौतिक वातावरण या प्रकृति को विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुमारी सैम्पुल की। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? कुमारी सैम्पुल रेटजर की शिष्या थी और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात इन्होंने पृथ्वी को अस्थिर तथा मानव को क्रियाशील माना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम विडाल डी ला ब्लांच की। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी, वो है मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। अर्थात मानव भूगोल धरातलीय प्राकृतिक भूदृश्यों तथा मानव द्वारा उनसे स्थापित संबंधों का ज्ञान है। भौतिक नियम अर्थात प्राकृतिक वातावरण तथा जीवों के पारस्परिक का संयुक्त ज्ञान मानव भूगोल में समाविष्ट है। नेक्स्ट हम लेंगे जीन ब्रून्स की परिभाषा को। इन्होंने बताया कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट है डिमांजिया। डिमांजिया ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानवीय वर्गों, समाज तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। अर्थात इन्होंने मानव भूगोल में मानवीय समाज और वर्गों तथा उनके प्राकृतिक वातावरण के जो अंतर संबंध है और उन्हीं की स्टडी को इन्होंने मानव भूगोल में लिया। नेक्स्ट है एल्सवर्थ हटिंगटन। हटिंगटन ने मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है D.H. डेविस। D.H. डेविस ने माना कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन होता है। अर्थात डेविस ने न केवल प्राकृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं के बीच के संबंधों को अपितु पृथ्वी तल पर जो क्षेत्र या प्रदेश पाए जाते हैं उनके अध्ययन को भी मानव भूगोल में सम्मिलित किया है। और लास्ट है डिकेन और पिट्स। इन्होंने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया, अर्थात मानव और मानव द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मानव भूगोल में सम्मिलित किया है। अब हम बात करेंगे मानव भूगोल के उद्देश्य के बारे में। मानव भूगोल का उद्देश्य है कि पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्याओं और उनके वातावरण के संसाधनों के प्रयोग से किए गए स्थानिक संगठनों का अध्ययन मानव प्रगति और मानव सुख समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। अर्थात मानव भूगोल का उद्देश्य मानव प्रगति एवं समृद्धि के लिए है और मानव भूगोल का अध्ययन केवल मानवीय पारिस्थिति का ही अध्ययन नहीं वरन इसके कुछ अधिक व्यापक या गहन अध्ययन है। मानव पारिस्थिति के हम केवल प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं का मानव के जीवन पर और उसकी क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करते हैं, जबकि मानव भूगोल में हम इसके साथ साथ मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक वातावरण की ही वरन सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों और तथ्यों प्रक्रियाओं के प्रभावों तथा मानव द्वारा उनसे परिवर्तनों का अध्ययन इसमें करते हैं। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला कोई मानव समूह अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक विकास के लिए वातावरण को किस प्रकार प्रयोग करता है और वातावरण में क्या क्या परिवर्तन करता है।
इसमें मानव समूह के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के वातावरण समायोजन, प्रादेशिक व्यवस्थापन और क्षेत्र संगठन का अध्ययन किया जाता है। ज्योग्राफर जीन ब्रून्स ने भी मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों और भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की प्रकृति स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से या दूरस्थ स्थानों द्वारा भी प्रभावित एवं नियंत्रित होती है। अर्थात अगर विश्व का कोई एक स्थान है तो वह किसी दूर दराज में स्थित दूसरे स्थान से कहीं ना कहीं प्रभावित एवं नियंत्रित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो हम मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ था। और अगर आज के समय की बात करें तो आज भी यह विषय काफ़ी प्रगतिशील है। इसमें प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था और धीरे धीरे इसमें मानव पर पर्यावरणीय प्रभावों तथा समायोजन को महत्व दिया जाने लगा। वर्तमान में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंधों के मध्य की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण करने के बाद मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है। इनमें सबसे पहले लेंगे हम जनसंख्या को। जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। तो इसमें लेंगे हम जनसंख्या का वितरण कैसा है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है और जनसंख्या द्वारा या मानव द्वारा जीविका के साधन क्या अपनाए जा रहे हैं। सेकंड हम लेंगे किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, अर्थात किसी प्रदेश में किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है। तीसरा हम लेंगे सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन, अर्थात किसी प्रदेश के सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ कौन सा किस प्रकार का कच्चा माल प्रयोग किया गया है, गृह निर्माण की सामग्री किस प्रकार की है, आदिवासियों का प्रतिरूप कैसा है, सभ्यता का विकास कैसा हुआ है, इन सभी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है मानव द्वारा वातावरण समायोजन का अध्ययन, अर्थात मानव ने जो प्राकृतिक वातावरण है उससे कैसे समायोजन करके और किस तरह का परिवर्तन किया है, इसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रदेश के स्थानिक का अध्ययन या स्थानिक संगठन का अध्ययन। तो स्थानिक किसी प्रदेश के प्रत्येक प्रदेश का स्थानिक संगठन दूसरे प्रदेश के स्थानिक संगठन से अलग होता है, तो इसकी स्टडी भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेशों में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन, अर्थात जो पृथ्वी पर मानव निवास कर रहा है उसके क्रियाकलाप किस तरह के हैं, उनकी स्टडी भी हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन का अध्ययन भी हम इसमें करेंगे। और लास्ट है कालिक अनुक्रमण का अध्ययन। इसमें हम ये देखेंगे कि मनुष्य या मानव द्वारा प्रकृति के साथ जो समायोजन या परिवर्तन किया गया उसका क्या विकास की दशाएं रहे हैं, क्या क्रमिक विकास रहा है, उसका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें आज इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।